नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आखिर आप हिंसा के कितने वीडियो देख सकते हैं? इन वीडियो को देखना और आपको दिखाना अपने करते हैं। क्या उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो जाता होगा? उन्हें नींद अच्छी आती होगी? हर किसी को हिंसा देखना और आपको दिखाना। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आखिर आप हिंसा के कितने वीडियो देख सकते हैं? इन वीडियो को देखना और आपको दिखाना अपने मानसिक स्वास्थ्य को खतरे में डालने जैसा हो गया है। तब सवाल यह भी उठता है कि जो लोग हिंसा में शामिल हैं और उनके समर्थन में बोलते हैं या चुप रहकर सपोर्ट करते हैं, क्या उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो जाता होगा? उन्हें नींद अच्छी आती होगी? हर किसी को हिंसा का समर्थक घोषित करना उचित नहीं होगा, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में हिंसा का वीडियो, नफरती मीम फॉरवर्ड करने वालों को इस श्रेणी में रखा ही जा सकता है। इन लोगों के बारे में ही कल्पना करें तो आपकी कल्पनाएं हैरान रह जाएंगी। जैसे हिंसा का वीडियो फॉरवर्ड करने वाला क्या अपना सीना गुब्बारे की तरफ फुला देता होगा? इस तरह भड़काऊ पोस्ट के नीचे थम्स अप लगा देता होगा और किसी का ठेला पलट देने की खबर के नीचे स्माइली लगा देता होगा। मांसाहार को लेकर झगड़े के वीडियो देखने के बाद क्या उसने मीट, मछली और अंडा खाना बंद कर दिया या किसी बड़े रेस्तरां में जाकर चिकन करी ऑर्डर करने की योजना बना रहा होगा? क्या ऐसी सोच का व्यक्ति अपने बच्चों को किसी धर्म रक्षक संगठन में भर्ती होने के लिए प्रेरित करेगा? क्या वो कहता होगा कि आईआईटी की कोचिंग से लौटते वक्त कुछ समय धर्म की रक्षा में किसी मस्जिद की दीवार पर चढ़ने का भी अभ्यास करते रहो? कुल मिलाकर हिंसा के समर्थन में खड़े समाज के अलग अलग तबके के लोग इन दिनों जीवन कैसे जी रहे हैं, ये जानना चाहिए। हिंसा के वीडियो लगातार देखने से अगर एक समुदाय बेचैन हो रहा है तो यह जानना जरूरी है कि दूसरा समुदाय क्या खुश हो रहा है। कट्टरता के रास्ते पर चलने वाले लोगों की मानसिक बुनावट कैसी होती है? क्या वे किसी का घर जलाकर, किसी की दुकान तोड़कर हमेशा खुश रहते हैं? धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा उन धार्मिकों को भी चपेट में ले लेती है जो चुपचाप अपना धर्म कर्म करते रहते हैं, जिनके लिए मंदिर जाना एक दैनिक क्रिया है और वे बिना किसी कारण नियमित जाते रहते हैं। गुजरात के खंबात में कन्हैया लाल पैदल चलकर अपने गांव के राम जी मंदिर गए। राम का दर्शन कर लौट रहे 57 साल के कन्हैया लाल रामनवमी के जुलूस के दौरान हुए झगड़े में फंस गए और उनकी मौत हो गई। उनका बेटा दिहाड़ी मजदूरी करता है। भवेश राणा ने बताया कि पिता पैदल ही मंदिर गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और एक्सप्रेस की रिपोर्ट में है कि कन्हैया लाल की मौत किन कारणों से हुई, इसे सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है, जांच हो रही है। हिंसा में शामिल लोगों, उसकी भीड़ में हिस्सा लेने वाले और समर्थकों को एक चश्मे से नहीं देखा जा सकता। भीड़ में नफरती नारे लगाने वाले युवक अपने भीतर की अलग अलग कमियों के शिकार होते हैं। मुमकिन है गणित और अंग्रेजी में फेल कर गए हों, किसी शारीरिक कमजोरी के शिकार हों, समाज, परिवार और मोहल्ले में आकर्षण का केंद्र न बन पा रहे हों। ये सारी कमियां उनमें भी हो सकती हैं जो गणित में तेज हों, जो अमेरिका में रहते हों, अंग्रेजी बोलते हों और धर्म के गौरव के नाम पर नफरती हिंसा और भीड़ का समर्थन करते हों। ऐसी भीड़ पर दुनिया भर में अध्ययन हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। पत्रकार रेवती लॉल ने एक किताब लिखी है, द एनाटॉमी ऑफ हेट। 2002 के गुजरात दंगों में शामिल 3 पात्रों के साथ लंबा समय बिताकर रेवती ने उनके मन को टटोला कि उनके बचपन में कितनी हिंसा थी। वे अपनी कमियों को दूसरे समाज के लोगों के सामने किस तरह से देखते थे, किस तरह कोई उन्हें अपने से छोटा समझता था, जिसका वे केवल बदला नहीं लेते हैं बल्कि इस हिंसा में शामिल होकर उन कमियों पर विजय भी प्राप्त करते हैं और पहचान भी। इस किताब का एक पात्र बचपन में अपने पिता के हिंसक रूप का शिकार है, जो उसकी मां को गालियां देता है। वह पात्र एक समुदाय की महिला का बलात्कार करता है, उसे कोई अफसोस नहीं होता, लेकिन वह अपनी पत्नी के साथ भी इसी तरह की हिंसा करता है। दंगों में शामिल होते ही उसे भीतर का भरोसा बढ़ने लगता है। रेवती लॉल ने इन कमियों के कई रूपों को पहचाना है। हो सकता है कि इस युवक की तरफ मोहल्ले की कोई लड़की कभी ना देखती हो, तो वह धर्म के नाम पर उन लड़कियों का रक्षक बनकर उनकी निगाहों में आ जाता है, तो कभी किसी दूसरे धर्म के लोगों को मारकर इलाके के युवाओं में हीरो बन जाता है। जिस समाज में पहचान केवल आईआईटी और आईएएस की परीक्षा पास करने से मिलती है, उसी समाज में
उससे ज्यादा ताकतवर पहचान पाने का यह रास्ता सभी के लिए उपलब्ध है। द एनाटॉमी ऑफ हेट वेस्टर्न प्रकाशन से छपी है, जो अब बंद हो चुका है। इस किताब की कीमत 599 रुपए है। रेवती से जब बात कर रहा था तब उन्होंने एक प्रसंग बताया कि वह आए दिन देखती हैं कि छोटे छोटे बच्चे गली के कुत्तों को पत्थरों से मार रहे हैं और बहुत खुश होते हैं। कुत्तों को मारने से इन बच्चों को खुशी क्यों मिलती है? क्या ये छोटे मॉब का प्रतीक नहीं है? हमारे जीवन में किसी से कम होने का एहसास कई स्तरों पर होता है। कोई जाति के कारण आपको छोटा बताएगा तो कोई धर्म के कारण। रेवती की एक बात दिमाग में अटक गई, शेर वही बनना चाहता है जो शेर नहीं होता है। इस समाज में पहचान का यही टेम्पलेट है कि कोई शेर बने या सफल बने। इसके अलावा आप या हम किसी और पहचान को मान्यता नहीं देते हैं। कुछ लोग जो दबे कुचले हों या अपने आप को दबे कुचले मानते हों या उस वर्ग से भी हो सकते हैं जो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से कमजोर ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको उनकी पहचान में कहीं वो अपने आप में कमी पाते हैं। और कुछ 6-7 लोग, ज्यादातर पुरुष, क्योंकि ये पुरुषार्थ के साथ जुड़ा हुआ है, सीधा सीधा आप महिलाओं को ऐसे झुंड में हिंसा लेते हुए, मॉब में हिंसा लेते हुए नहीं देख पाते हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं से पुरुषार्थ के साथ भी जुड़ा हुआ है। और पाएंगे आपकी और हमने पाया है कि जब कई ऐसे लोग मिलते हैं तब यारी दोस्ती में कहते हैं कि चलो हम सब अपनी पहचान साथ में चमकाते हैं। पहचान कैसे चमक जाती है? अगर आप अपना भड़ास किसी कमजोर व्यक्ति के ऊपर निकालते हैं और एक कमजोर वर्ग, ये एक सामाजिक तौर पर इसको एक जरिया बनाया गया है, तो फिर उससे आपको एक झुंड का बल भी मिलता है दूसरे को पीटने के लिए, उसमें मजा भी आता है। और जहां तक हम देख सकते हैं, सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, दुनिया के कई कोनों में, अमेरिका से लेकर यूरोप के कई देशों में हमें देखने को मिलता है यही चीज कि जब लोग अपने पहचान में अपने आप को मायूस मानते हैं कि भाई मेरी कैसी इतनी अच्छी बॉयफ्रेंड या इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, मुझे लोग वाह वाह क्यों नहीं कहते हैं, मैं रवीश जैसे बड़ा सितारा क्यों नहीं बन सकता या बन सकती हूँ। तो तब जब हमारे पास दूसरे रास्ते नहीं मिलते हैं, जब एजुकेशन ठप पड़ा है, जब नौकरियां नहीं मिलती हैं, जब हमारे बॉस भी हमारे ऊपर हावी होते रहते हैं, जब घर आकर भी हमें ताने सुनने पड़ते हैं परिवार के और माँ बाप भी हम पर हावी होते हैं, तब सारे रास्ते जाकर गुस्सा हमें एक बल देती है। और दूसरों के गुस्से में जब हम मिलाकर इसका एक सामाजिक उत्थान का एक जरिया बनाते हैं, तो ये एक अच्छा सा ढांचा मिर्चीदार पनपती हुई तली हुई पकोड़े के जैसे खाने लायक चीज बन जाती है, जिसको हम निगल कर अपने सारे दिल का भड़ास निकाल देते हैं। तो इसका एक बहुत ही, हम इसको नकारात्मक रूप से देखते हैं, लेकिन इसका सकारात्मक फायदा इस भीड़ के इसमें हिस्से लेने वाले लोगों को इसमें क्या सकारात्मक चीज मिल रही है, वो जब तक हम नहीं देखेंगे इसको पहचान नहीं पाएंगे, इससे निकलने की भी कोशिश, इसकी प्रक्रिया भी नहीं बना पाएंगे। तो निकलने की भी प्रक्रिया है इससे। अगर हम दूसरी ऊपर उठने की सीढ़ियां तैयार कर पाए तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि इस सीढ़ी से मिलता क्या है। एक तो सोशल स्टेटस बढ़ती है, पावर आता है हाथ में, सीधा सीधा हम दूसरों को दबाकर अपने अंदर हम बिल्कुल दबाए हुए हैं, मायूस फील हो रहे हैं, एकदम से सीना चौड़ा करके हम जीने लगते हैं। तो हमारी पहचान बढ़ती है और हम अपने आप को लाइक करने लगते हैं। इससे पहले हम अपने आप को उतना पसंद नहीं करते हैं। और ये जब हम ऐसे झुंड के एक एक व्यक्ति को अलग अलग उनकी मानसिक दिशा को देखते हैं, तो हम पाएंगे कि ये लोग ज्यादातर पुरुषार्थ से जूझते हुए ऐसे व्यक्ति होते हैं जो काफी हद तक खुद हिंसा का शिकार हो चुके हैं कहीं ना कहीं, या सामाजिक रूप पे, या उनकी पूरी समाज दबी हुई है, या व्यक्तिगत रूप पे, या दोनों। और फिर सामाजिक रूप पर ये बड़े पैमाने पर तब धारणा लेती है जब समाज के दूसरे तत्व जिससे हम ऊपर उठ सकते हैं, जैसे कि व्यवसाय, जैसे कि एजुकेशन, ये सब खत्म होने लगते हैं। तो यही एक जरिया मिलता है
आगे बढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि सभी कमजोर लोग यही रास्ता चुन लेते हैं। बहुत से कमजोर या असफल लोग हिंसा से दूर भी रहते हैं, लेकिन जो हिंसा के करीब जाते हैं उनमें यह प्रवृत्ति देखी जा सकती है। हिंसा के प्रति बचपन से आकर्षण और व्यक्तित्व में कमी को सामूहिक रूप से बढ़ावा दिया जाता है। जैसे आपके दिमाग में बार बार भरा जाता रहेगा कि आपके धर्म को दबाया गया है। इस तरह से यकीन दिला दिया जाएगा कि धर्म का पालन अब कर पा रहे हैं, पहले तो आप पूजा भी नहीं कर पाते थे। आप इतिहास के दूसरे तथ्यों को देखना बंद कर देते हैं और उस भीड़ का पार्ट या समर्थक बन जाते हैं। इस तरह से हिंसा के अंतहीन चक्र में फंसते जाते हैं। लोग फंसते रहे, इसके लिए इतिहास से सही और फर्जी किस्से बार बार खड़े किए जाते हैं। यह तो हुआ कि कोई नौजवान कट्टरता की तरफ किन किन कारणों से जाता है, लेकिन हमारा फोकस इस बात पर भी है कि जो कट्टर बनता है उसके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। क्या वह इस नई पहचान से हमेशा खुश रहता है? भीड़ में शामिल होने से जो ताकत मिलती है उससे वो आनंद में रहता है, या हिंसा के बाद उसे भी बुरे सपने आते हैं? पॉलिटिकल रिलीजियस वायलेंस जो होते हैं, जो सामने वाले इंसान को बिल्कुल कोई जानता नहीं होता, पर उसकी आइडेंटिटी के वजह से, उसकी हेट के वजह से वो उसे उस किस्म का व्यवहार करता है उसके साथ। तो वो जो है, वो ब्रेन एरियाज जो एक्टिवेट होते हैं वो ओवरलैप करते हैं इन दोनों चीजों के, एडिक्शन के और वायलेंस के। एडिक्शन सब्सटेंस के जैसे कोकेन, हीरोइन वगैरह है, मेथाम्फेटामिन है, अल्कोहल है, और वायलेंस के। और ये जो एरियाज हैं एडिक्शन में इतने इंपॉर्टेंट है, पर ये बात ये भी जरूरी है कि कोई पैदा नहीं होता ऐसे। तो जब हम सीख सकते हैं एडिक्शन करना, तो हम उसे अनलर्न भी कर सकते हैं, मतलब ये भी सिखा सकते हैं अपने आप को कि कैसे इससे बाहर निकलना है। तो यहाँ पे न्यूरोसाइंस का और साइकियाट्री का बहुत बड़ा रोल है जो हम यहाँ पर काम करते हैं। इसमें ये भी कहा जा सकता है कि बहुत सारे लोगों को कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन है, जरूरी नहीं है कि सबको ये मेंटल हेल्थ कंडीशन हो, पर बहुत सारे जिन्होंने, मैंने बात की है नियोनाजीज से, कई बात की है, कई आइसिस या अलकायदा के लोगों से बात की है, कई हिंदुत्व के लोगों से बात की है, तो कोई रिलीजन का या कोई रेस का कोई इसके ऊपर प्रभाव नहीं है। ये कोई भी हो सकता है। ये एक बीमारी है किस्म की। ह्यूमंस हम होते हैं, जो हम अपने आप को ह्यूमंस कहते हैं, ये हम भी एक एनिमल की तरह ही हैं, जिसमें वही चारी ब्रेन एरियाज होते हैं, या बल्कि कुछ ज्यादा ही होते हैं जो दूसरे जानवरों में होते हैं। जो हिंसा करते हैं, मैं आपको ये बतानी चाहिए कि जो खुश होते हैं देखकर, या किसी और को देखकर, या खुद हिंसा कर ये जो खुश होते हैं, वही ये फील गुड इमोशन है जो दिमाग में हमारे होता है। जो कोकेन या हीरोइन कंजम्पशन से जिस तरह का फील गुड इमोशन आता है, वैसा ही आता है, और वो ही ब्रेन एरियाज में वो इमर्ज होता है, निकलता है, जहां पे ये कोकेन लेने वाले लोगों को होता है। तो जो उनके मजा आता है, ये वही मजा है जो एडिक्शन में होता है। तो ये हिंसा करने वाले होते हैं जो वो एक किस्म के एडिक्शन का ही शिकार होते हैं, जो हमारे पास अभी तक कोई ठीक तरह से हल नहीं निकल पाए, क्योंकि अभी हमारी साइंस बहुत पीछे है। तो इस वजह से न्यूरोसाइंस और साइकियाट्री इसमें काम कर रही है। और आपका जो दूसरा प्रश्न है उनकी पारिवारिक जिंदगी के बारे में, या किस तरह के होते हैं, तो ये लोग ना आउटवर्डली बड़े ही अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये गलत नहीं है। क्योंकि एक जो हिंसा करता है उसे पता है कि उसने कोई गलत काम किया है, पर ये जो होते हैं उन्हें लगता है कि ये बहुत ही सामाजिक तौर पर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और ये सबकी मदद कर रहे हैं। तो जो इनके अपने लोग हैं, जिन्हें ये इन ग्रुप में कहते हैं, ये इनके अपने ग्रुप के अंदर जो लोग आते हैं उनकी तरफ, और खास करके जानवरों की तरफ, आपने देखा होगा कि हिटलर जैसे लोग और ऐसे कई सारे, मैंने भी नियोनाजीज वगैरह या हिंदुत्व के और इवन इस्लामिस्ट देखे हैं, वो बिल्लियों से, कुत्तों से और उनसे बहुत प्यार करते होते हैं। तो ये दिखाते जरूर हैं कि बहुत अच्छे हैं, बहुत सोशल वर्क में इंटरेस्ट लेते हैं, पर एक्चुअली में उनका मकसद कोई और ही होता है, आइडियोलॉजिकली ड्रिवन होते हैं। एक और चीज होती है कि ये अपने पारिवारिक जीवन से थोड़े से हटे हुए भी होते हैं, तो लोगों को लगेगा कि ये दूर दूर रहते हैं बहुत सारे लोगों से, अपने घर से स्पेशली, सबके साथ घुलते मिलते नहीं है उस तरह से, या अपने आप को एक अलग ही पेडेस्टल पर रखते हैं, बड़ा ऊंचा अपने आप को सम्मान देते हैं। मनोविज्ञान की दुनिया में ऐसे बहुत से रिसर्च है जो बताते हैं कि भीड़ की हिंसा में शामिल लोगों को भी अपराध बोध होता